हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रकाशिक घटनाएं, प्रकाश की तरंग प्रकृति से संबंधित घटनाएं, उनमें पहली घटना कौन सी आती है? व्यतिकरण। क्या होता है व्यतिकरण? आप इसको समझें ध्यान से। तो देखो, जब दो समान आवृत्ति, समान तरंगदैर्ध्य और लगभग समान आयाम वाली तरंगें एक ही रेखा के अनुदिश चलकर एक ही दिशा में किसी नियत कलांतर के साथ, नियत कलांतर का मतलब कल मैंने आपको बताया था कि स्रोत कैसे होंगे? कला संबंध स्रोत, जिनसे निकलने वाली तरंगों के मध्य कलांतर क्या हो बताओ? नियत हो। ठीक है, तो नियत कलांतर के साथ परस्पर अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित होने का मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना, या एक दूसरे से मिलना, या एक दूसरे का प्रतिच्छेदन करना। ठीक है, तो फिर से सुने आप ध्यान से। दो समान आवृत्ति की, समान तरंगदैर्ध्य वाली और लगभग समान आयाम वाली, आयाम पूरी तरह समान ना हो, लगभग समान आयाम वाली तरंगें एक ही रेखा के अनुदिश चलकर एक ही दिशा में नियत कलांतर के साथ परस्पर अध्यारोपित होती हैं। तो अध्यारोपण के बाद प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण होता है। असमान वितरण का मतलब कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम दिखाई देती है और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम दिखाई देती है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो डेफिनेशन आपको याद करनी, ज़्यादा इसको प्रैक्टिकली आगे समझाएंगे, एक प्रयोग है उसमें। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। अब व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। वैसे ये सब अपने 11th क्लास में पढ़ाया है, याद करें आप। तो व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहला आता है संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है कि ऊपर जो डेफिनेशन बताई उसी से रिलेटेड है कि जब अध्यारोपित होने वाली तरंगें, दो तरंगें जो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही हैं, अध्यारोपण में मैंने आपको सिखाया है 11th क्लास में बहुत अच्छे से। तो जब दो तरंगें एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो रही है, तो उन अध्यारोपित होने वाली तरंगों के मध्य कलांतर, उनके कला कोणों का अंतर यदि शून्य है अथवा पाई का समगुणज है, शून्य है अथवा पाई का समगुणज है, तो अध्यारोपण के बाद प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि अध्यारोपित होने वाली तरंगों के मध्य कलांतर शून्य है अथवा पाई का समगुणज है, तो अध्यारोपण के बाद प्रकाश की तीव्रता कैसी प्राप्त होगी? अधिकतम प्राप्त होगी। और इस प्रकार का व्यतिकरण कैसा कहलाएगा? संपोषी व्यतिकरण। इसको मैथमेटिकली भी समझेंगे अपन आगे अगले टॉपिक में। दूसरा आता है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है कि जब अध्यारोपित होने वाली तरंगों के मध्य कलांतर, जो तरंगें अध्यारोपित हो रही हैं उनके मध्य कला कोणों का अंतर पाई का विषम गुणज हो जाए, विषम गुणज। तो पाई का विषम गुणज हो तो अध्यारोपण के बाद प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम या शून्य प्राप्त होती है, और इस प्रकार का व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। तो याद रहा आपको कि संपोषी व्यतिकरण में जो कलांतर होगा, कलांतर वो होगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, या तो 0 या पाई का समगुणज। और विनाशी व्यतिकरण में जो कलांतर होगा उसका मान कितना होगा? पाई का विषम गुणज। विषम गुणज मतलब पाई, 3 पाई, 5 पाई और डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। बोलो कोई दिक्कत? तो ये होता है विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है, विनाशी व्यतिकरण में न्यूनतम प्राप्त होती है। अब आगे लेते हैं इसको, मैथमेटिकली समझते हैं अपन। तो व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण देखो आप। मान ले दो तरंगें जिनकी आवृत्ति समान है, आकार लगभग बराबर है एवं उनके मध्य नियत कलांतर है। ऐसी दो तरंगें ले ली जिनकी आवृत्ति समान है, तरंगदैर्ध्य समान है, आकार लगभग एक जैसा है। लगभग है ना, आकार का मतलब आयाम से हो गया, ये आकार बराबर है इसका मतलब आयाम। तो आयाम लगभग बराबर है और उनके मध्य कलांतर नियत है, मतलब कला संबंध स्रोत से प्राप्त तरंगें हैं। तो एक दूसरे पर एक ही दिशा में चलते हुए अध्यारोपित हो रही हैं, ऐसा मान लें। कोई भी दो तरंगें मान ली, वो एक ही दिशा में चलते हुए एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही हैं। तो तरंगों के विस्थापन समीकरण क्या लिखेंगे? 11th क्लास में आपने पढ़ा तरंग का समीकरण कैसे लिखते हैं? y बराबर a साइन ओमेगा टी। तो पहली तरंग के लिए लिखा y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी,
और दूसरी तरंग के लिए अपन ने लिखा y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी। दूसरी तरंग के लिए लिखा y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी। लेकिन मैंने बताया है दोनों तरंगों की कलाओं का अंतर क्या है, नियत है, और कितना है बताओ, फाई। तो पहली तरंग की कला यदि ओमेगा टी है और दूसरी तरंग की कला जो है वो क्या होगी, तो उसमें फाई का अंतर होगा। या तो दूसरी तरंग की कला ओमेगा टी प्लस फाई होगी, या फिर दूसरी तरंग की कला ओमेगा टी माइनस फाई होगी या नहीं। तो आप पे डिपेंड करता है, ओमेगा टी प्लस फाई लिख दो या फिर ओमेगा टी माइनस फाई लिख दो। जैसे मैंने ओमेगा टी प्लस फाई लिखा है या नहीं। अब देखो, पहली तरंग की कला हो गई ओमेगा टी और दूसरी तरंग की कला हो गई ओमेगा टी प्लस फाई। तो दोनों की कलाओं का अंतर अर्थात कलांतर कितना आ गया बताओ, फाई। दोनों का अंतर करें तो कितना अंतर आएगा बताओ, फाई। क्लियर है? अंतर मतलब ज़्यादा में से कम को घटाना। तो ये दो तरंगें, अब इसमें देख लो आप, दोनों के आयाम लगभग बराबर हैं, पहले का a1 दूसरे का a2 और नियत कलांतर फाई है। अभी एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी। तो 11th क्लास में पढ़ाया आपने अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होगा, देखो अध्यारोपण का सिद्धांत यही है, y बराबर y1 प्लस i2। मतलब दोनों तरंगें जो अध्यारोपित हो रही हैं तो इनके कारण माध्यम के किसी कण का जो विस्थापन होगा, इन तरंगों के कारण माध्यम के कण का जो विस्थापन होगा, जो परिणामी विस्थापन होगा, वो इन दोनों तरंगों द्वारा दिए गए विस्थापनों के सदिश बीजगणितीय योग के बराबर होगा। बोलो होगा या नहीं? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं। तो ये अपन ने 11th क्लास में पढ़ा या नहीं? अगर आगे अपन बात करें इसी की तो देखो आप नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये दोनों तरंगों का अध्यारोपण करते हैं। तो दोनों तरंगों का हमने अध्यारोपण किया, देखें आप। तो अध्यारोपण में देखो दोनों को जोड़ा है। पहली तरंग a1 साइन ओमेगा टी प्लस दूसरी a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। a1 साइन ओमेगा टी को ऐसे रखा, y बराबर a1 साइन ओमेगा टी, और a2 साइन ओमेगा टी, ये a2 साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया। तो आपने पढ़ा है 11th क्लास में, लॉकडाउन में भूल तो नहीं गए? साइन ऑफ a प्लस बी पढ़ा है ना। ये क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यही फार्मूला अपन ने यहाँ अप्लाई किया। ये देखो आप, a2 तो बाहर रहेगा, साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। और इसको a2 से गुणा करेंगे तो a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखें, कॉमन लेने की बात आती है। तो कॉमन कहाँ से लेंगे? इन दोनों में से देखो कॉमन क्या है। तो देखो यहाँ से इस जगह से साइन ओमेगा टी और इस जगह से साइन ओमेगा टी, ये दोनों कॉमन है। बोलो, तो मैंने साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, ये यहाँ पे लिया है नहीं। तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, a1, और दूसरी स्टेप में क्या बचेगा बताओ, a2 कॉस फाई। क्या बचेगा? देखो आप, इन दोनों में से यहाँ से साइन ओमेगा टी अपन ले लें कॉमन, तो क्या बचेगा, a1 प्लस a2 कॉस फाई। ठीक है, फिर प्लस लास्ट वाली टर्म जो है वो एज इट इज़ लिख दी, आगे पीछे कर दिया बस, a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। क्लियर है? अब क्या करते हैं कि तरंग का जो समीकरण होता है वो किस रूप में होता है, a साइन ओमेगा टी के रूप में होता है। लेकिन ये जो परिणामी तरंग आई अध्यारोपण के बाद, इसका समीकरण तो बहुत बड़ा आया। तो इस समीकरण को तरंग के समीकरण के रूप में बदलने के लिए कुछ प्रतिस्थापन करते हैं। तो क्या प्रतिस्थापन कर रहे हैं आप देखिए। ये देखो कि ये जो पहला पद है a1 प्लस a2 साइन फाई, ये a2 कॉस फाई, ये वाला a1 प्लस a2 कॉस फाई, इसके बराबर तो अपन मान लेंगे r कॉस थीटा। और जो दूसरा पद है इधर ये वाला a2 साइन फाई, a2 साइन फाई की जगह रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह रख देंगे r साइन थीटा, रख देंगे या नहीं। तो देखें आप गौर से, मैंने इसकी जगह पे लिख दिया r कॉस थीटा, तो ये आ गया r कॉस थीटा साइन ओमेगा टी ऐसे। और इसकी जगह पे अपन लिख देंगे r साइन थीटा, तो ये r साइन थीटा और कॉस ओमेगा टी ऐसे। क्लियर है? अब इस पूरे पद में से क्या कॉमन है, r, तो r तो मैंने कॉमन ले लिया यहाँ।
तो बचा क्या, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। बोलो ये बचा है नहीं। अब याद करो ये किसका समीकरण है, ये देखो ये फॉर्मूला देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी का। तो इसलिए तरंग का परिणामी विस्थापन या परिणामी तरंग का विस्थापन क्या है, y बराबर आर, तो ऐसे ही, और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की जगह लिख दिया साइन ऑफ ए प्लस बी। अब क्या किया जाए, ये अपने पास ये जो समीकरण आया ये क्या है, परिणामी तरंग का समीकरण, मतलब दो तरंगों के अध्यारोपण के बाद जो नई तरंग प्राप्त होगी उस नई तरंग का समीकरण आया y बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इसमें आर क्या है, आर होगा परिणामी आयाम। क्या होगा, परिणामी आयाम। जैसे पहली तरंग का आयाम a1 है, दूसरी तरंग का आयाम a2 है, तो दोनों के अध्यारोपण से जो नई तरंग बनेगी उसका आयाम क्या होगा बताओ, आर। और थीटा क्या होगा बताओ, कलांतर। पहली तरंग का कलाकोण ओमेगा टी, दूसरी तरंग का ओमेगा टी प्लस फाई, तीसरी तरंग का क्या, वो परिणामी तरंग का क्या हो गया, ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, क्लियर है। अब ये आर और थीटा जो है वो हमने माने, ये कहीं भी दिए हुए नहीं थे। तो आर और थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे ये अपन सीखते हैं इसमें। तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देखो ये ऊपर जो दो समीकरण बनाए गए हैं, ये दोनों समीकरण, ये इन दोनों समीकरणों को आप वर्ग करके जोड़ो। तो दोनों को वर्ग करके जोड़ें, कैसे जोड़ेंगे दोनों को वर्ग करके, आप देखिए। तो अगर आप दोनों को वर्ग करके जोड़ते हो तो क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ पे ये रहा समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, ये वर्ग किया दोनों का लेफ़्ट साइड में और जोड़ दिया, ये वर्ग किया दोनों का राइट साइड में और जोड़ दिया। तो आप देख पाएंगे कि इसका होल स्क्वायर करो तो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, या मैं एक बार लिख के बता दूँ, ये डायरेक्ट लिख रखा है, समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो जैसे इसका आप वर्ग करो तो क्या आएगा बताओ, a1 स्क्वायर ऐसे ही आएगा प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है, और प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, यही आएगा वर्ग, इसका वर्ग है ना। फिर प्लस ये ऐसे ही लिख देंगे a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, लिख दिया। आगे देखो आर स्क्वायर कॉमन है, कॉस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा यहाँ पे 1, तो यहाँ रह जाएगा आर स्क्वायर। सही। अब हमने जो वर्क किया है इस वर्क को देखो आप, इसमें दो स्टेप, एक तो ये वाली स्टेप और एक ही नीचे वाली स्टेप, ये इन दोनों में से क्या कॉमन है, a2 स्क्वायर, और a2 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, इसका मान कितना हो गया 1। तो यहाँ पे फिर क्या रह गया बताओ, a2 स्क्वायर, क्योंकि a2 स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, इनका मान हो गया 1, तो a2 स्क्वायर। तो इन सब को हटा के इसकी जगह क्या लिख देंगे, a2 स्क्वायर लिख देंगे। तो क्या बचा अपने पास, a1 स्क्वायर, इसकी जगह बचा a2 स्क्वायर और 2a1 a2 कॉस फाई। क्लियर। तो यही लिखा हुआ है आपके, देखें a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई और बराबर आर स्क्वायर। तो अतः परिणामी आयाम, आर को क्या बोलेंगे, परिणामी आयाम। पहली तरंग का आयाम a1, दूसरी तरंग का आयाम a2, तो परिणामी आयाम कितना हो गया बताओ, आर। तो आर का मान कितना आ गया, आर बराबर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। तो ये जो नई तरंग बनेगी दोनों के अध्यारोपण से, उस तरंग का आयाम इतना होगा। अब उस तरंग के लिए कलाकोण निकालें, जो नई तरंग बनेगी उसका कलाकोण कितना था, थीटा। तो थीटा कैसे निकालें कि ये दोनों जो समीकरण है, इन दोनों समीकरणों का आपस में लगा देते हैं भाग। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाओ। तो जैसे आप भाग लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये अपने समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाया, ये लिख दिया। ये देखो आर से आर कैंसिल, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और इधर वाला एज इट इज़ लिख दिया। अब थीटा को तो यहीं रख दो, टेन को उधर भेजो दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स a2 साइन फाई बटे a1 प्लस a2 कॉस फाई। थीटा बराबर टेन इनवर्स
A2 sin फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos फाई। ये हो गया परिणामी कलांतर। परिणामी कलांतर मतलब जो परिणामी तरंग आई थी दोनों के अध्यारोपण के बाद, उस तरंग का पहली तरंग के साथ कलांतर, ये इतना आएगा। क्लियर है? तो ये था व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। अब इसी में छोटे छोटे केस अगर अपन लेना चाहें तो केस लेने से पहले एक नई डेफिनेशन और सीखते हैं। प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो ये अपन ने पढ़ा था, आप याद करो 11th क्लास में ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था तीव्रता के बारे में। तीव्रता और आयाम में संबंध, बड़ा सा डेरिवेशन था, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर रॉ वी नीटा, कुछ ऐसा आया था, है ना, ये पढ़ा था। तो उसमें मैंने आपको वहाँ बताया था तीव्रता और आयाम में क्या संबंध होता है। तो संबंध सीधे सीधे बताया था कि जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो यहाँ भी वही संबंध काम में लेंगे जो 11th में पढ़ा है कि जो प्रकाश की तीव्रता जो है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी। यहाँ परिणामी आयाम को r से व्यक्त किया है, तो प्रकाश की तीव्रता I, तो I समानुपाती r², समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा k, तो I बराबर k r²। आया है? अब r² का मान यहाँ रखें एक बार आप, तो कैसे रखेंगे? अभी भी बताया था r का मान क्या आया था, बताओ, √ A1² प्लस A2² और प्लस 2A1 A2 cos फाई, ऐसा ही आया था क्या? बोलो। और r² करते हैं तो इधर से वर्गमूल हट जाएगा ये पूरा के पूरा, तो क्या बचेगा बताओ? तो r² का मान रख देते, देखो I बराबर k और r² का मान रख दिया तो A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos फाई। ठीक है, k को अंदर गुणा करें तो हो जाएगा KA1² KA2², और यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल से लिखेंगे इसको गुणा करने के बाद। k को अंदर गुणा किया 2A1 A2 cos फाई से, तो A1 A2 से करेंगे तो कैसे लिखेंगे? √ KA1² और √ KA2²। आप गौर से देखें, इसे मल्टीप्लाई करके देख लें, वही मिलेगा आपको। √k से √k को करेंगे तो k आ जाएगा, A1² का वर्गमूल लेंगे तो A1 आ जाएगा, और A2² का वर्गमूल लेंगे तो A2 आ जाएगा, मिलेगा वही 2KA1 A2 cos फाई। लेकिन ऐसा क्यों लिखा, इसके लिए आप आगे समझे क्यों लिखा है। इसको अपन तीव्रता के रूप में बदलना चाह रहे हैं इसलिए लिखा। तो देखो अगली लाइन में क्या किया अपन ने, देखो हम जानते हैं तीव्रता क्या होती है, k गुणा आयाम का स्क्वायर। तो इसी को देखो, ये क्या लिखा हुआ है, k गुणा पहली तरंग के आयाम का स्क्वायर। तो ये पहली तरंग की तीव्रता हो गई I1, बोलो हुई या नहीं। फिर ये लिखा हुआ है k गुणा दूसरी तरंग के आयाम का स्क्वायर, तो दूसरी तरंग की तीव्रता हो गई I2। फिर लिखा हुआ है, ये देखो, ये ऐसे लिखा था, तो k गुणा A1², पहली तरंग की तीव्रता हो गई I1, और k गुणा A2² दूसरी तरंग की तीव्रता हो गई I2। तो ये हमने फार्मूला आयाम को छोड़ के तीव्रता के रूप में बदल दिया। तो परिणामी तरंग जो आई उसकी तीव्रता I जो होगी वो किसके बराबर होगी, पहली तरंग की तीव्रता प्लस दूसरी तरंग की तीव्रता प्लस 2√I1 I2 cos फाई। I1 क्या है, पहली तरंग की तीव्रता, और I2 क्या है, दूसरी तरंग की तीव्रता। तो याद रहेगा, परिणामी तरंग की तीव्रता I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाई। क्लियर है? अब केस लगाते हैं। तो केस अपन ने व्यतिकरण कितने प्रकार के पढ़े थे, 2 प्रकार के। तो पहला जो व्यतिकरण था वो कौन सा व्यतिकरण था, संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में क्या बताया था कि यदि अध्यारोपित होने वाली तरंगों के मध्य कलांतर 0 है या फिर पाई का समगुणज है तो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी। और कैसा व्यतिकरण होगा बताओ, संपोषी व्यतिकरण। अब देखें कैसे प्राप्त होगी। तो हमने ले लिया कि जो तरंगें अध्यारोपित हो रही हैं उनके मध्य कलांतर या तो 0 है या 2 पाई है या 4 पाई है या 6 पाई है या 2n पाई। 2n पाई का मतलब समगुणज हो गया ये, ठीक है। इन सभी केसों में cos फाई का मान क्या आएगा, अगर फाई का मान 0, 2 पाई, 4 पाई रखें तो cos थीटा हमेशा पहले चतुर्थांश में रहेगा, 0 डिग्री वाली लाइन पे रहेगा। तो cos 0 का मान भी एक होता है, cos 2 पाई का मान भी एक होता है, cos 4 पाई का मान भी एक, सबका एक। तो cos फाई का मान 1 हो जाएगा। अब ये cos फाई का मान अपन आयाम वाले फॉर्मूले में रखें तो आयाम का फॉर्मूला क्या था आपको ध्यान है, r बराबर √A1² A2² प्लस 2A1 A2 cos फाई। अब हमें क्या करना है,
कॉस फाई की जगह पे क्या रखना है बताओ, 1। समपोषी व्यतिकरण में कॉस फाई का मान क्या रहेगा, 1। तो यहाँ रखा, तो आयाम r बराबर √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई की जगह 1 रख दिया। अब गौर से देखो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ पे a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर और बाहर क्या लगा हुआ, वर्गमूल। वर्गमूल और होल स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया, a1 प्लस a2। इसको बोलते हैं अधिकतम आयाम, आर मैक्सिमम। जब दो तरंगें अध्यारोपित होंगी तो अध्यारोपण के बाद अधिकतम आयाम कितना हो सकता है बताओ, a1 प्लस a2, मतलब पहली तरंग का आयाम प्लस दूसरी तरंग का आयाम। अगर तीव्रता की बात करें तो तीव्रता का फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये याद रहेगा, ये I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 कॉस फाई, यही है। इसी को आगे लगाएं अपन, तो तीव्रता का फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे लगाया है, इस जगह पे देखो आप, ये फार्मूला लगाया I बराबर I1 I2 2√I1 I2 कॉस फाई। कॉस फाई की जगह क्या रखेंगे, 1। समकोषी व्यतिकरण में कॉस फाई का मान 1 रख दिया। अब I1 को ऐसे लिख सकते हैं √I1 का होल स्क्वायर, और I2 को लिख सकते हैं √I2 का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे आ गया 2√I1 I2। अब गौर से देखें तो देखो a स्क्वायर, आप देख पा रहे हैं ये हो गया a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये 2ab। तो गौर से देखा जाए तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, मतलब √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो इस तीव्रता को हम बोलते हैं अधिकतम तीव्रता। समपोषी व्यतिकरण में तीव्रता क्या मिलेगी, अधिकतम, और कितनी आएगी, I मैक्सिमम बराबर √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, मतलब पहली तरंग की तीव्रता दूसरी तरंग की तीव्रता से जो अधिकतम तीव्रता मिलेगी अध्यारोपण के बाद, उसका फॉर्मूला ही होगा। इसी प्रकार यदि केस 2 लगाएं अपन, तो केस 2 जो होगा वो होगा विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण में आपको क्या बताया था बताओ, विनाशी व्यतिकरण बताया था कि अध्यारोपित होने वाली तरंगों के मध्य कलांतर जो है वो पाई का विषम गुणज होना चाहिए। तो पाई का विषम गुणज है या नहीं, देखो ये देखो आप, ये पाई का विषम गुणज है कलांतर। कलांतर कितना है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, और लास्ट में लिखा हुआ है 2n-1 पाई। 2n-1 किसको व्यक्त करता है बताओ, विषम संख्या को व्यक्त करता है। तो ये विषम गुणज हो गया। और अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस का मान निकालें, कॉस फाई। तो फाई की जगह यदि पाई रख दें, पाई मतलब 180, तो कॉस 180 का मान -1 होता है। 3 पाई रखो तो उसका मान भी -1, 5 पाई रखो तो उसका मान भी -1। समझ रहे हो आप। तो इन सब के मान क्या होते हैं बताओ, -1 होते हैं। तो विनाशी व्यतिकरण के केस में जो इनके मान होंगे वो कैसे होंगे बताओ, -1। कॉस फाई का मान क्या रहेगा, -1। अब वही आयाम का फॉर्मूला लगाएं, अभी जो बताया, R बराबर √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। तो कॉस फाई की जगह पे अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, -1, और -1 से 2A1 A2 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2। और अगर गौर से देखें तो ये क्या हो गया बताओ, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया बताओ, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। बोलो हुआ या नहीं, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ऊपर से वर्गमूल कैंसिल, तो R आ गया A1 माइनस A2। तो ये R आया, R मिनिमम, न्यूनतम आयाम कितना हो सकता है बताओ, दो तरंगों के अध्यारोपण पे A1 माइनस A2। बोलो क्लियर है। जब दो तरंगें अध्यारोपित हो रही हैं तो विनाशी व्यतिकरण की घटना के दौरान न्यूनतम आयाम होगा, और कितना होगा, A1 माइनस A2। अगर तीव्रता की बात करें, तीव्रता, तो तीव्रता कितनी होगी, देखो वही फार्मूला लगाया तीव्रता का, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 कॉस फाई। कॉस फाई की जगह विनाशी व्यतिकरण में क्या लिखेंगे, -1, -1 से अंदर गुणा करो तो -2√I1 I2। अब I1 को क्या लिख सकते हैं अपन, √I1 का स्क्वायर, I2 को √I2 का स्क्वायर, और ये रह गया -2√I1 I2। गौर से देखें तो ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये क्या है, I मिनिमम, मिनिमम कितना आएगा, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये मिसप्रिंट है, आप यहाँ ठीक कर लेना, √I1 माइनस √I2 का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो विनाशी व्यतिकरण के केस में जो प्रकाश की तीव्रता है वो न्यूनतम मिलेगी, और न्यूनतम मिलेगी और कितनी मिलेगी, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर मिलेगी या नहीं। तो यही तो डेफिनेशन बताई थी। व्यतिकरण होता क्या है कि जब दो समान आवृत्ति समान तरंग दैर्ध्य जो लगभग समान आयाम वाली तरंगें एक दूसरे पर एक ही दिशा में चलते हुए नियत कलांतर के साथ अध्यारोपित होती है, तो अध्यारोपण के पश्चात प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण होता है। कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है, कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम प्राप्त होती है। तो जिन बिंदुओं पर अधिकतम प्राप्त होती है वहाँ समपोषी व्यतिकरण होता है, और जिन बिंदुओं पर न्यूनतम प्राप्त होती है वहाँ विनाशी व्यतिकरण होता है। ठीक है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं बताओ, प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, अब लेते हैं व्यतिकरण में तीव्रता वितरण आरेख। तीव्रता वितरण आरेख कैसे बनता है कि तीव्रता कम ज़्यादा कैसे होती है। तो देखो, अपन ने ये ले लिया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्स अक्ष ले लिया, और ये हमने ले लिया वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे हम ले रहे हैं कला कोण या कलांतर को ले रहे हैं एक्स अक्ष पे, और वाई अक्ष पे ले रहे हैं अपन तीव्रता को। तो कलांतर लिखो आप, कलांतर क्या होंगे, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे लिखेंगे। इधर -पाई, -2 पाई, -3 पाई, ऐसे चलेगा। तो ये अपन ने नीचे व्यक्त कर दिए, दिख रहे हैं आपको डायग्राम में। तो अभी मैंने बताया था कि जब कलांतर 0 होगा या फिर 2 पाई होगा या फिर 4 पाई होगा या -2 पाई होगा, मतलब पाई का समगुणज होगा, तो उस केस में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम मिलेगी। तो प्रकाश की तीव्रता देखो अधिकतम मिल रही है इन केसेस पे, सभी केसेस में ये देखो तीनों जगह अधिकतम मिल रही है। क्लियर है, ये 3 बिंदु मिल गए। और यदि कलांतर पाई का विषम गुणज है, विषम गुणज कौन सा है, जैसे पाई, 3 पाई, -पाई, 3 पाई, तो इन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता क्या मिलेगी, न्यूनतम। तो देखो ये न्यूनतम तीव्रता मिल रही है। इन बिंदुओं को मिलाते हुए आप ज्यावक्रीय ग्राफ खींचे, क्योंकि तरंग का समीकरण किसके रूप में होता है, साइन थीटा के रूप में। तो ग्राफ कैसा बनेगा, साइन थीटा जैसा। तो जब ज्यावक्रीय ग्राफ आप खींचते हो तो ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, देखो यहाँ से स्टार्ट करें तो इस तरीके से होगा, और बिल्कुल ऐसा ही इधर बनेगा। ये बोलो बनेगा या नहीं। तो ग्राफ क्या बता रहा है कि एक बार प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, फिर एक बार न्यूनतम, फिर एक बार अधिकतम, डिपेंड करता है कलांतर पे। तो इस ग्राफ को अपन बोलते हैं व्यतिकरण में तीव्रता वितरण आरेख। बोलो बोलते हैं नहीं। तो ये आया व्यतिकरण, आपके समझ में आया। अब बात करें व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं। व्यतिकरण के लिए नहीं, एक अच्छे और सस्टेनेबल व्यतिकरण के लिए, मतलब जो व्यतिकरण आप देखना चाहते हैं वो क्लियर दिखाई दे, सारे प्रतिबिंब है ना, सारी तीव्रताएं क्लियर दिखाई दे, तो अच्छे और सस्टेनेबल व्यतिकरण के लिए क्या क्या आवश्यक है। एक तो जो 2 तरंगें अध्यारोपित हो रही, 2 या 2 से अधिक भी तरंगें अध्यारोपित हो सकती हैं, अपन समझते हैं केवल 2 तरंगों पे। तो 2 तरंगें जो अध्यारोपित हो रही हैं उन तरंगों की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य समान होनी चाहिए। अच्छे व्यतिकरण के लिए उन तरंगों की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य क्या होनी चाहिए बताओ, समान होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम क्या होने चाहिए, लगभग बराबर, है ना। अगर एक तरंग का आयाम बहुत कम है और दूसरी तरंग का आयाम बहुत ज़्यादा है तो परिणामी आयाम दोनों के जुड़ने से आएगा। तो जिस तरंग का आयाम बहुत ज़्यादा है उसमें बहुत कम जोड़ोगे तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, तो आपको दिखाई नहीं देगा, आंखों से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। फ़र्क तो पड़ेगा पर आंखों से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर दोनों तरंगों का आयाम लगभग बराबर है तो जब दोनों का अध्यारोपण होगा, दोनों का आयाम जुड़ेगा तो ब्राइटनेस और ज़्यादा हो जाएगी, तो वो दिखाई देगा कि ये ब्राइटनेस जुड़ गई है या आयाम जुड़ गया है। तो दोनों तरंगों का आयाम लगभग बराबर होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट होता है दोनों तरंगें एक ही रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तो जयपुर की तरफ भेज दी, एक दिल्ली की तरफ भेज दी, नहीं, अध्यारोपण होगा ही नहीं। अध्यारोपण कब होगा, जब दोनों तरंगें एक ही रेखा के अनुदिश और एक ही दिशा में संचरित होती हैं तब, ठीक है। और प्रकाश स्रोत जो हैं वो कैसे होने चाहिए, कला संबद्ध, जिनसे तरंगें प्राप्त हो रही हैं वो प्रकाश स्रोत कला संबद्ध। कला संबंध का मतलब क्या होता है बताओ, कला संबंध का मतलब क्या होता है बताओ। अध्यारोपित होने वाली तरंगों के मध्य कलांतर नियत होना चाहिए। अध्यारोपित होने वाली तरंगों के मध्य कलांतर नियत होना चाहिए। ये 4 हैं व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे, ठीक है।